हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने वाले हैं यूआरटीएस का सॉल्यूशन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ए एंड बी मे बी परफॉर्म इफ ए एंड बी पोजेस डिफरेंट डायमेंशन। सो सर ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है और इस डायमेंशनल एनालिसिस में हमें पता है कि अगर डिफरेंट डायमेंशन वाले चीज़ होते हैं, है ना, डिफरेंट डायमेंशन वाले चीज़ होते हैं अगर, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट वाला कर सकते हैं और या तो डिवीजन वाला कर सकते हैं। ये दोनों परफॉर्मेंस हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो अगर हम इस वाले रूल से देखें तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the percentage error in the measurement of the voltage V is 3% and the measurement of the current is 2%. The percentage error in the measurement of the resistance is। देखो सर, ऐसा एरर वाले क्वेश्चन में R इज इक्वल टू कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। अगर इस तरीके का चीज़ है तो हम यहाँ पर निकाला करते थे रिलेटिव एरर, अगर याद होगा आप लोग को तो। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, है ना। इसको फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं। और अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये हमारे लिए बन जाता है परसेंटेज एरर। अब इस वाले फैक्टर में निकालना परसेंटेज एरर, मतलब दिस इज परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन आई। ये सारा कुछ दे रखा है। कितना दे रखा है सर? 3%। और करेंट दे रखा है 2%। तो यहाँ 3% हो गया, ये 2% हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा सर? 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट, in the figure shown, horizontal force F1 is applied on a block, but the block does not slide. Then as the magnitude of vertical force F2 is increased, A increase किया जा रहा है। ठीक है सर। From 0 to the 2 the block begins to slide, the correct assessment is। देखिए सर, F1 तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो F1 को स्लाइड करना चाह रहा होगा, इसको रोक कर रख कौन रहा है? तो मैं देख पा रहा हूं कि पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होता है म्यू इंटू एन। एन क्या होता है सर? तो एन होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा एम जी और ऊपर की ओर लगेगा एन। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में दो दो फोर्सेज ऊपर की ओर लग रहे हैं, दो दो क्वेश्चन ऊपर क्यों लग रहे हैं? एक लग रहा है एन और दूसरा लग रहा है F2। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि सर इन वाई डायरेक्शन एन प्लस F2 इज इक्वल टू हो जाएगा mg। सो एन इज इक्वल टू mg माइनस F2। अब जैसे जैसे फोर्स ऊपर की ओर F2 बढ़ेगा वैसे वैसे एन की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। एन अगर घटेगा तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी घटेगा, है ना, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है। तो अब अगर यहाँ पर हम लगाएं तो हम लिखेंगे सर आगे वाला जो फोर्स है वो है F1, है ना। अब जिस कंडीशन में बिगिंस टू स्लाइड करेगा उस केस में हम लोग बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। F1 को ये पीछे वाला फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो बिगिंस टू मूव वाले होगा तो F1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F12 होना चाहिए। बट बिगिंस वाला कंडीशन है इसलिए हम लोग इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे म्यू इंटू एन के बराबर। सो F1 इज इक्वल टू म्यू, एन की वैल्यू क्या होगा? तो mg माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इंक्रीजेज। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? F2 अगर इंक्रीज करेगा तो n की वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये तो गलत हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इंक्रीजेज, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो है म्यू इंटू एन। अगर एन घटेगा तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी घटेगा, तो हमारे लिए ए भी गलत है।
थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब चूंकि F2 बढ़ेगा तो N घट रहा है, N घटेगा तो ऑब्वियसली FL भी घटेगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट, फोर्थ में एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन, द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम बॉडी इज। तो सर मैं देख रहा हूं एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, फिर यहां पर जीरो है और फिर कांस्टेंट है। आपको पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, विल गिव एक्सेलरेशन। क्या देगा सर, एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है सर। तो अब अगर हम देखें यहां पर ग्राफ, तो देखिए सर यहां पर v है और यहां पर t है। ठीक है सर। अब इसमें एक्सेलेरेशन यहां पर पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन क्या है सर, पॉजिटिव है। तो यहां पर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो पहले v तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किया। ठीक है सर। देन एक्सेलेरेशन जीरो हो गया है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा। एंड देन फिर से एक्सेलेरेशन क्या हो गया सर, पॉजिटिव, तो फिर से वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से ग्राफ होगा। ऐसा मिलता जुलता ग्राफ थर्ड ऑप्शन में है, इससे करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, इन द सिस्टम shown mass of the man is 50 kg and mass of lift 30 kg, if the system is in equilibrium then force applied by man on the rope is। देखो इसको क्या करते हैं, आदमी ने कुछ फोर्स लगाया होगा T, तो ऑब्वियसली यहां पर T लग रहेगा, यहां भी T लगेगा, यहां भी T लगेगा। अब अगर इसको एक बॉक्स में बंद कर दो तो आप देख पाओगे कि बॉक्स के बाहर से ऊपर की ओर दो दो फोर्स लग रहा है, एक AT और एक AT। और इस बॉक्स के अंदर लिफ्ट है और मैन है। लिफ्ट का मास दे रखा है 50 kg और आदमी यहां पर आदमी का मास दे रखा है 50 kg एंड लिफ्ट का मास दे रखा है 30 kg। तो इस बॉक्स में टोटल जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 50 प्लस 30। ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कि यहाँ T, एक यहाँ T, तो ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहे होंगे 2T और यहाँ की ओर लग जाएगा 50 प्लस 30 मतलब 80G लग जाएगा। सो 2T इज इक्वल टू 80G, सो T इज इक्वल टू 40G विच इज नथिंग बट 400 न्यूटन। इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, a body is projected with kinetic energy K at an angle of 60 degree with the horizontal. Its kinetic energy at the highest point of its trajectory is। आप सभी को पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ इस ट्रेजेक्टरी पर जो वेलोसिटी बचता है सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचता है। कौन सा बचता है सर, एक्स कंपोनेंट वाला। और एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, तो अगर ये थीटा है, यहाँ पर ये यू है, तो यू कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ भी यू कॉस थीटा वाला सिर्फ बचेगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर, एंड टॉप पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा वो हो जाएगा हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। इस वाले की वैल्यू दे रखा है के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सो कॉस 60 और इसका हम लोग लिखेंगे होल स्क्वायर, सो के इंटू कॉस 60 की वैल्यू है हाफ का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट के 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, a body is allowed to slide on a frictionless track from the rest position under gravity. The track ends in a circular loop of diameter d, है ना, diameter d है। What should be the minimum height of the body in terms of d so that it may complete successfully the loop? So देखो ऐसा कुछ डायग्राम इसका बन रहा होगा, something like this. ओके सर। यहाँ पर
ये जो हाइट है वो h दे रखा है, ए वाला हाइट h दे रखा है। हमें पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो चाहिए √5 gr, है ना, और r की वैल्यू यहां पर हो जाएगा d/2। ओके, तो सर यहाँ का जो और यहाँ का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व होना चाहिए, है ना। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पॉइंट का मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे हम, तो इनिशियल मस्ट भी होना चाहिए फाइनल, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट विल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख देंगे हम लोग सर। अच्छा, लोवेस्ट पॉइंट पर ये हमारा रिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये अगर रिफरेंस है तो पोटेंशियल फाइनल की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 0। स्टार्टिंग में जब यहाँ पर स्लाइड करने वाला था ब्लॉक, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा था। तो काइनेटिक इनिशियल हो जाएगा 0, है ना। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो बस 1-2 लाइन में बन जाता, बट आपको समझाने कितना लंबा कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा mgh इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हाफ mv फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा। सो m से m कैंसिल, बचेगा यहाँ पर h इज इक्वल टू gh इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर बाई 2, हेंस h इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर बाई 2g। v फाइनल कितना है सर, तो v फाइनल की वैल्यू हो जाएगा √5gr, उसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 5gr बाई 2g, g से g कैंसिल, सो 5r/2। बट आंसर हमें करना डायमीटर के टर्म्स में, तो मैं डायमीटर की वैल्यू लिख दूंगा। सो h इज इक्वल टू 5/2 इंटू r की जगह पर लिख देंगे d/2। सो वैल्यू बच जाएगा 5/4d के बराबर। तो यहां पर ऑप्शन है सेकेंड नंबर सही, ठीक है सर। नेक्स्ट, the center of mass of a non-uniform rod of length L, whose mass per length is lambda x square by L, where k is a constant and x is the distance measured from the end, is at the following distance from the same end। देखिए कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, और ये अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा सर, तो एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा होगा रॉड, इस वाले इन को लिखेंगे 0,0, तो ये वाला हो जाएगा L,0। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक हम लोग लिखेंगे dx एलिमेंट, जिसका मास हो जाएगा dm, और dm इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू डी एक्स। चूंकि लैम्डा यहाँ पर वेरिएबल है तो इसे लिख दूंगा x²/L इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है सर। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। नाउ dm की जो वैल्यू है वो हमारे पास पता है x², यहाँ देखें x²/L dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखेंगे x²/L dx, ये हमारे पास dm की वैल्यू हो गया। यहाँ पर x भी मल्टीप्लाइड तो हमें x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ x वेरी करेगा, 0 से लेकर L तक वेरी करेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो x² इंटू एक्स बच जाएगा x³ dx डिवाइड बाई L डिवाइड बाई x² dx डिवाइड बाई L, 0 से लेकर L तक हो जाएगा। x³ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/L बाहर निकाल दें, x⁴ डिवाइड बाई 4, 0 से लेकर L तक डिवाइड बाई 1/L x³/3, 0 से लेकर L तक। सो अगर हम देखें यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/L, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा L⁴/4 डिवाइड बाई L⁻3/3। सो 3/4 L⁴/L3, और ये बचेगा 3/4L के बराबर, और ये ऑप्शन में पहला सही है। नेक्स्ट, in the given diagram the distance traveled by the plank when a and b exchange their positions। so देखिए सर इसको कैसे करते हैं, एक काम कीजिए, जो इनिशियल पोजीशन है उन सबको ऐसा डायग्राम बना लीजिए। बना लिया हमने डायग्राम। अब ये हेवी जिधर जाएगा उसके उल्टे में प्लैंक मूव करेगा, तो ये हेवी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसलिए प्लैंक मूव करेगा इधर राइट टू लेफ्ट।
सही है सर। मान लेते हैं ये x से शिफ्ट कर गया, तो 40 kg वाला फाइनली यहां पहुंच गया है और 90 kg वाला फाइनली यहां पहुंच गया है। ओके सर, तो अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट सारा का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो ये आगे यहां से यहां गया 12 मीटर, लेकिन चूंकि प्लैंक हल्का सा x पीछे क्यों चला गया है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 12 माइनस एक्स, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए प्लस लिख दूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखेंगे हम, तो ये यहां से यहां आता 12 मीटर, लेकिन प्लैंक्स और एक्स पीछे क्यों चला गया है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिख दूंगा। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 था, इसे लिख दूंगा मैं m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर। सो अब हम बारी बारी से m1 की वैल्यू पुट करेंगे। m1 मतलब a की वैल्यू है 90, उसका डिस्प्लेसमेंट है 12 माइनस एक्स, प्लस m2 है 40, सो 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट है उसका माइनस 12 प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है सर। प्लस m3 की वैल्यू है 20 और s3 है माइनस एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो हम यहां से अगर सॉल्व करें तो 12 9 जा 108 हो जाएगा, माइनस 90x, ये हो जाएगा माइनस 480, ये हो जाएगा माइनस 40x, और ये हो जाएगा माइनस 20x, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें तो बचेगा ये 600, 90x, 40x और 20x, ये बच जाएगा माइनस 150x, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो 600 इज इक्वल टू 150x, सो x इज इक्वल टू 600 बाई 150, सो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 मीटर चलेगा। सो ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट, a circular disc of mass 2 kg and radius 10 cm rolls without slipping with a 2 meter per second। विदाउट स्लिपिंग है, इसका मतलब प्योर रोलिंग का केस है, और प्योर रोलिंग में जो वैल्यू होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक टोटल विल बी इक्वल टू एक रोटेशनल की वजह से होगा प्लस एक ट्रांसलेशनल की वजह से भी होगा, है ना। अब यहां पर रोटेशन का फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर। अच्छा, भी की वैल्यू कितना होगा प्योर रोलिंग में, आर ओमेगा के बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ, आई का वैल्यू डिस्क है लिखा हुआ, इसलिए डिस्क का वैल्यू लिखेंगे हाफ इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 1/4 एम भी स्क्वायर प्लस 1/2 एम भी स्क्वायर। सही है सर। ना इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखा जा सकता है, यहाँ पर 1/2 बाहर कर दोगे, 1/2 एम भी स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सो तो सर देखते हैं पहले हाफ एम भी स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो सर हाफ इंटू एम भी स्क्वायर की जो वैल्यू होगा, हाफ इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जूल हो जाएगा। तो ए वाला वैल्यू आ रहा है 4 जूल, तो हाफ इंटू 4 जूल प्लस ए वाला वैल्यू आ रहा है 4 जूल, तो हम जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 जूल के बराबर। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट, a uniform rod of mass m and length l is suspended by 2 strings at its end. When one of the string is cut, the rod starts falling with an initial angular acceleration of। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेन में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, तो इसका कैसे सॉल्व करते हैं वो जा देखिए। तो जैसे मान लो कि ये दोनों को मैंने पकड़ के रखा है ऐसे, है ना, एंड सडनली इस वाले को छोड़ता हूं तो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस वाले एंड के अबाउट, है ना, ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। जब ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो जैसे ही इस वाले एंड को काटोगे तो ये अब फाइनली ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये हमारा रॉड हो गया, ये फाइनली हमें ऐसा दिखाई देगा। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा इनिशियली,
तो हम देखेंगे कि यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, सही है सर। ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा L/2 के बराबर। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगेगा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है L/2 के बराबर। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, तो I इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg L/2 के बराबर। याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लेना जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एक ए वाला एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेट करेगा। ए इस रॉड के परपेंडिकुलर है और एक इंड से पास कर रहा है। आपने पढ़ा होगा एक रॉड के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू वन ऑफ द इंड का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml²/3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई की जगह पर ml²/3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg इंटू L/2 के बराबर। सो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 3gl/2l², l से l कैंसिल, सो बचेगा 3g/2l हो जाएगा। सो इसलिए 11 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, two wires A and B of same material have radii in the ratio 2:1 and length in the ratio 4:1. So लेंथ का जो दे रखा है वैल्यू L1/L2 इज इक्वल टू 4:1 है एंड R1/R2 की जो वैल्यू है 2:1 है। तो हमें नॉर्मल फोर्स का रेशियो निकालना है जिससे कि सेम लेंथ का चेंज आए। तो सर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है FL डिवाइड बाई AY के बराबर, सही है सर। सो डेल्टा एल की वैल्यू दोनों में सेम होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि डेल्टा L1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा L2 करना है हमें। मतलब क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा F1L1 डिवाइडेड बाई A1Y इज इक्वल टू F2L2 डिवाइडेड बाई A2Y। Y सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है यहाँ पर, तो Y गेट कैंसल्ड। तो हमें निकालना है F1/F2 की वैल्यू। तो F1/F2 Y तो कैंसिल हो गया। F1/F2 इज इक्वल टू बचेगा L2/L1 नीचे जाएगा इंटू A1/A2। दिस इज नथिंग बट L2/L1। A1 की वैल्यू है पाई R1² डिवाइडेड बाई पाई R2²। पाई से पाई कैंसिल, सो हेंस F1/F2 विल बी इक्वल टू L2/L1 इंटू R1/R2 का लिखेंगे होल स्क्वायर। सो L2/L1 यहाँ पर वैल्यू दे रखा है L1/L2 की वैल्यू 4:1, तो L2/L1 कितना होगा, तो 1:4 हो जाएगा इंटू R1/R2, तो ये हो जाएगा 2:1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1:1। सो 1:1 का ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट, a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to a height of h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of the water that will rise in this tube is, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं लिक्विड है और यहाँ पर एक ट्यूब आपने इंसर्ट किया, तो होता क्या है यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड राइज करेगा ऐसे, और ये ना एक ऐसा सर्कुलर सा फ्रेम बनाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ कुछ फोर्स लगेगा ऐसा, जहाँ पर ए एंगल थीटा है, ए भी थीटा है, एंगल ऑफ जिसको कांटेक्ट बोलते हैं। तो इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट है ना, कौन सा, ए मान लो टी है, तो ऊपर की ओर जब फोर्स आएगा तो टोटल फोर्स कितना होगा सर, तो इस पूरे सरकमफ्रेंस पर फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन, ये टी मैं सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई सरकमफ्रेंस 2πr है ना। ये फोर्स लगेगा इधर इधर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा करेंगे, तब जाकर ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो हम लिखेंगे T इंटू 2πr, ये सरकमफ्रेंस पर है, इंटू कॉस थीटा, और ये नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg के बराबर। तो ये जो T इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा ये बैलेंस करेगा mg को। किसको बैलेंस करेगा सर, mg को बैलेंस करेगा। सो दिस इंप्लाई T इंटू 2πr, r को बाहर रहने दो, कॉस थीटा इंटू r इज इक्वल टू mg के बराबर है। ये पहला ऑप्शन हो गया।
अब इसी में अगर आपने 2r के अंदर इमर्ज कर दिया होता तो कुछ चेंज नहीं होता, आप लिखते t तो सेम है क्योंकि सेम लिक्विड है, 2 भी सेम होता, cos थीटा की वैल्यू भी सेम होता, और रेडियस r के जब आप बस लिख देते 2r, दैट शुड इक्वल टू m डैश जी। आप अगर देखोगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये इस वाले का डबल है, इसलिए m डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सही है सर। तो डबल करेंगे तो पहले अगर 5 ग्राम था तो अब कितना उठाएगा सर, तो 10 ग्राम उठाएगा, इससे थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, two rods of same material have same length and area. The heat Q flows through them for 12 minutes when they are joined side by side. तो पहला वाला में ऐसे है, ठीक है सर, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, और यहाँ पर मान लेते हैं रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस R है तो इसका भी R होगा। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ भी टेम्परेचर T2 है। तो जो Q फ्लो किया है कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि Q बाई T इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर इक्वलेंट के बराबर होता है। तो फिलहाल यहाँ के लिए डेल्टा टी की वैल्यू है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई आर इक्वलेंट है 2R, इसलिए T की अगर वैल्यू निकालें तो Q इंटू 2R डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आ गया T, पहला इक्वेशन। नेक्स्ट बोल रखा है कि अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया होता तो जैसा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वैसा यहाँ भी होता है। तो ये R है, ये R है, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल में है। अगर जहाँ पर ये T1 पर है, ये जहाँ पर T2 पर है, तो यहाँ पर R इक्वलेंट की वैल्यू आता R/2 के बराबर। ठीक है सर। सो R इक्वलेंट R/2 के बराबर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ हीट लाना है, मतलब Q अपॉन T डैश हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R इक्वलेंट लिखोगे। सो यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T2 अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू है R/2, मतलब 2/R T1 माइनस T2। ठीक है सर। सो T डैश की वैल्यू होगा Q और R लिखोगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2T1 माइनस T2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू T डैश। अब अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए, है ना, तो आप देखोगे कि T डैश की जो वैल्यू है ना, सो अगर हम रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर, सो T डैश अपॉन T इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई 2 इंटू T1 माइनस T2, और एक यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू R, Q इंटू 2R, ऊपर बचेगा T1 माइनस T2। ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना, तो एक 2 यहाँ का और एक 2 यहाँ का। सो T डैश अपॉन T इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब T डैश इज इक्वल टू बचेगा T/4। सो T/4 2 की वैल्यू है 12/4, मतलब 3 मिनट के बराबर लग जाएगा। सो ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a block of ice at temperature minus 20 degrees centigrade is slowly heated and converted to a steam at 100 degrees centigrade. Which of the following diagram is most appropriate? सर ये हीटिंग कर्व का क्वेश्चन है, हीटिंग कर्व का क्वेश्चन है, और एक बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थियोरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, मान लीजिए पहले सॉलिड स्टेट में होगा, फिर ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, देन फिर लिक्विड फेज में होगा, देन आपके पास इवापोरेशन चल रहा होगा, एंड देन फाइनली कुछ स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉलिड फेज है, ये मेल्टिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर लिक्विड होगा, यहाँ पर बॉइलिंग हो रहा होगा, और यहाँ पर फाइनली अपना वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस टाइप का कर्व मिलता जुलता हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, 1 mole of O2 gas having a volume equal to 22.4 liter at 0 degree centigrade and 1 atmosphere pressure is completely compressed isothermally so that its volume reduces to 11.2 liters. The work done in this process is, सर देखिए एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है nRT ln V2 अपॉन V1 के बराबर होता है, सभी को पता है सर। सो दैट इज इक्वल टू nRT ln V2 की वैल्यू दे रखा है 11.2 डिवाइडेड बाय नीचे है 22.4, तो वैल्यू बचेगा nRT ln 1/2। अच्छा
इस 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो nRT ln 2⁻⁻1। सो -1 बाहर आ जाएगा तो -nRT ln 2 हो जाएगा। सही है सर, ये वर्क डन हो गया। नाउ आपको ये भी पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, पता ही नहीं पता सर। सो PV इज इक्वल टू nRT होता तो क्या मैं T की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ स्टार्टिंग में? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं सर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू nRT। P1 की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1.01 इंटू 10⁵ होगा, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁵ के बराबर लिख देंगे। सही है सर। इंटू V1 है 22.4 लीटर, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, तो 22.4 इंटू 10⁻³ लिख देंगे, ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। सही है सर। एंड दैट T इज इक्वल टू nRT। फिलहाल अगर आपको T नहीं दे रखा हो तो निकाल सकते थे, बट यहाँ पर T दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 273, है ना। सो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि NR की वैल्यू हमें मालूम दे रखा है, A 1 मोल है, तो सारा कुछ वैल्यू पुट कर दें अगर हम, सो -1 R की वैल्यू हो जाएगा 8.314 और T की वैल्यू हो जाएगा जो लिखा ऊपर में 273 इंटू ln2 की वैल्यू भी आपको दे रखा है 0.693, तो ये हो जाएगा 0.693। ये सारा कुछ अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 16th वाले नंबर का वो आ जाएगा -1572 ए निगेटिव में। ओके सर। सो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, a particle executes simple harmonic motion with a frequency f, the frequency with which its kinetic energy oscillate is। ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। हमने पढ़ रखा है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा और अगर पार्टिकल f फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 2f फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है। इस थियोरेटिकल क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, a wave represented by the equation y1 is equal to a cos kx minus omega t is superimposed with another wave to form a steady wave such that the point x equal to 0 is a node। the equation for other wave is। देखिए ये स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि देखो अगर एक इक्वेशन हो रहा होगा y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो दूसरा हो जाएगा a sin kx प्लस ओमेगा टी, ऐसा कुछ आया करता था, तब जाकर स्टैंडिंग वेव बनता था, है ना। मतलब एक जा रहा होगा पॉजिटिव एक्स में और दूसरा जा रहा होगा निगेटिव एक्स में, बट यहाँ पर साइन न रहकर कॉस है, तो एक काम करते हैं साइन में कन्वर्ट करोगे अगर चाहोगे तो y1 इज इक्वल टू होगा a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरे वाले का लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू, उल्टा आ रहा होगा तो a साइन, अब चूंकि निगेटिव एक्स में आ रहा हो तो kx प्लस ओमेगा टी तो होगा ही होगा। मुझे फाई की वैल्यू नहीं मालूम है, या तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो अगर तुम्हें डायरेक्टली अगर बनाना है तो y1 आ गया है a cos kx माइनस ओमेगा टी, तो हम दूसरा मान लेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा तो a cos kx प्लस ओमेगा टी होगा, और कुछ फेज होगा जो मुझे मालूम नहीं है, तो आप चाहो तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो आप दोनों में से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हमें पता करना है कि y1 प्लस y2 का इक्वेशन कुछ ऐसा आना चाहिए कि जैसे a cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस a cos kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे। यहाँ पर a बाहर निकल जाएगा, बचेगा cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस cos kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई लिख देंगे हम लोग। ठीक है सर। ये ना cos c और cos d का फॉर्मूला, तो जो अगर नहीं मालूम तो मैं लिख देता हूं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है सर, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो y नेट की ये वाला वैल्यू बचेगा y नेट के बराबर, है ना, ये y नेट के बराबर बचेगा। सो y नेट विल बी इक्वल टू, सो y नेट विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं हम a इंटू 2 कॉस c प्लस डी करेंगे तो दिस प्लस दिस करेंगे तो लिखेंगे kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इंटू
कॉस यहां पर हम लिख देंगे c माइनस डी, मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस दूसरा हो जाएगा के एक्स और फिर बच जाएगा माइनस ओमेगा टी और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर। सो बन जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 2kx प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस के एक्स माइनस, देखो यहाँ से के एक्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा माइनस 2 ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। फिलहाल यहाँ तो टाइम वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म जो बोला कि एक्स को 0 पर नोड होना है वो ए वाला टर्म लिखा हुआ है। अब ये नोड तब होगा जब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस 2kx प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, और ये 0 तब होगा जब अंदर में एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2kx प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। सो बचेगा यहाँ पर 2kx प्लस 5 इज इक्वल टू पाई। कौन से पॉइंट पर 0 होना है सर? तो x इक्वल टू 0 पर होना है, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर फाई की जो वैल्यू बचेगा वो पाई के बराबर आ जाएगा। अब तुमने जो इक्वेशन माना था, कौन सा इक्वेशन माना था सर? y2 y1 तो मालूम है, y2 इक्वेशन माना है a cos kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5, तो इक्वेशन बन जाएगा a cos kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू है पाई के बराबर, तो यहाँ पर बस पाई लिख देंगे हम लोग। सो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही आ रहा होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, नो एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट इच अदर, ये सही है बिल्कुल सर। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिल्कुल क्वेश्चन देखा सा है, आपसे हमेशा थ्योरी में पूछा भी जाता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नहीं कट सकता, क्यों नहीं काट सकता है? क्योंकि अगर कट कर देगा तो वहां पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, जबकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट आता है वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है जो कि यूनि डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर कट करेगा तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं कट करेगा तभी जाकर यूनि डायरेक्शन पॉसिबल है। तो ये जो थ्योरी है रीजन, वो हमेशा बिल्कुल असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे सही हैं और रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, two identical thin rings each of radius r meter are coaxially placed at distance r meter apart. If q1 q2 coulombs are respectively the charge uniformly spread on two rings, the work done moving a charge q from the center of one ring to the another is, देखो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको आप लिख सकते हो q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो पोटेंशियल का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय क्यू कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये पहला रिंग है, ये दूसरा रिंग है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर चार्ज रखा हुआ था तो ये भी इनिशियल की तरह काम करेगा, इसका डिस्टेंस r है और ये वाला डिस्टेंस भी r है। यहाँ पर q1 है और एक q2 है, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं, पहले v1 लिखो। तो v1 लिखूंगा अगर, मतलब v इनिशियल, तो यहाँ का खुद की चार्ज से पोटेंशियल होगा k q1 बाई आर प्लस, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो आपने ये इस वाले रिंग के लिए ये एक्सिस की तरह काम करेगा, और एक्सिस की वजह से पोटेंशियल पड़ा होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से इसका लिखेंगे के क्यू टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये भी आर है। तो वैल्यू बच जाएगा के क्यू वन बाई आर प्लस के क्यू टू बाई रूट टू आर के बराबर हो जाएगा। सेम वे में वी फाइनल की वैल्यू क्या होगा? तो वी फाइनल इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम इस वाले पॉइंट पर, देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पर खुद के रिंग की वजह से होगा के क्यू टू अपॉन आर प्लस दूसरे वाले रिंग की वजह से सेम है, अगर ऐसा करेंगे तो के क्यू वन अपॉन रूट टू आर हो जाएगा, ये हमारा वी फाइनल हो गया। हेंस वर्क डन एक्सटर्नल, किसी को भी आप 1 और किसी को भी 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो Q इंटू वी फाइनल की वैल्यू है के Q2 बाई आर प्लस के Q1 बाई रूट टू आर माइनस Q पहले वाले में लिखेंगे के Q1 बाई आर
प्लस KQ2/√2R। अब अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो देखिए K कॉमन है, R कॉमन है, सब कुछ बाहर निकल जाएगा तो बचेगा KQ, R बाहर, बचेगा Q2 है ना, Q2 प्लस Q1/√2 माइनस Q1 प्लस Q2/√2 बचेगा। ठीक है सर। अगर इसे पूरा हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बचकर आएगा वो बचकर आएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है सर, तो ये हमारे सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, find energy stored between the plates of parallel plate capacitor of area A and separated by a distance D if electric field between its plate is E and also energy required to complete charge it is क्या होगा। तो सर अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा होगा। एनर्जी डेंसिटी को यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। अब इसके वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगा। तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड वॉल्यूम होगा एरिया इंटू डी, तो A इंटू डी लिख देंगे। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होता है। अब अगर वर्क डन की बात करें, एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करें तो वो इसका 2 टाइम्स होता है। सो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, मतलब 2 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी लिख देंगे। सो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी के बराबर। और ये दोनों ऑप्शन अगर हम सही सही देखें तो हमारे पास बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a uniformly charged ring of radius 3a and total charge q is placed in xy plane centered at origin। तो मैं बना लेता हूँ xy प्लेन, ये x है, ये हमारा y है, और यहाँ पर एक रिंग है। ठीक है सर, जिसका रेडियस दे रखा है 3a के बराबर। दिस रेडियस इज 3a। चार्ज इस पर q दे रखा है। अ पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस, मतलब इसके परपेंडिकुलर में कहीं पर मूव कर रहा होगा। और लोकेटेड कहाँ पर है सर, 4a पर है। तो अगर आपको इसको 3D में देखा जाए तो 3D में अगर आप देखोगे तो ये हमारा x एक्सिस है, ये कहीं पर y एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस होगा। इसके कहीं 4a पर लोकेटेड है और रिंग कहीं यहाँ पर है। तो एक्सिस से आप देखें ये 4a है ना, तो एक्सिस से 4a है तो इस वाले एक्सिस मतलब दिस विल बी बिहेविंग लाइक ए एक्सिस ऑफ रिंग। और एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V ऑन एक्सिस विल बी इक्वल टू, आप लिखोगे KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है सर। अब यहाँ पर Q की वैल्यू स्मॉल q लिखा हुआ है, सो KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R की वैल्यू दे रखा है 3a, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू जो है मतलब x मतलब एक्सिस वाला डिस्टेंस वो दे रखा है 4a के बराबर। जब इसे सॉल्व करूंगा तो KQ अपॉन 5a के बराबर बचेगा। ये इस वाले इनिशियल पॉइंट का है। जब ये ऑरिजिन पर पहुंचेगा तो V एट ऑरिजिन, ऑरिजिन इसका सेंटर है, तो V एट सेंटर सिंपल हो जाएगा KQ अपॉन R। तो KQ अपॉन R लिखेंगे, R की वैल्यू दे रखा है 3a के बराबर। अब पूछा जा रहा है कि कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ V होना चाहिए। तो देखिए इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू ऑफ V है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन हो या ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हो, हर जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल फाइनल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। अब आपको ऑरिजिन को क्रॉस करना है तो एटलीस्ट कम से कम ऑरिजिन पर पहुंचना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर ऑरिजिन पर पहुंच जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ मिनिमम से मिनिमम एनर्जी होगा तो काइनेटिक फाइनल जो ऑरिजिन पर है वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब बाकी सारे इक्वेशन बचा हुआ लिख देता हूँ। पोटेंशियल इनिशियल की वैल्यू कितना है, तो इनिशियली एक्सिस पर है, तो हम चार्ज जो फेंक रहे हैं उस चार्ज को अगर मल्टीप्लाई कर दें पोटेंशियल के साथ तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि Q डिवाइडेड बाई 5a इंटू कैपिटल Q।
ये बड़ा सा चार्ज लिख देता हूं मैं सर, ठीक है सर। और दूसरे पॉइंट चार्ज की वैल्यू भी क्यू के बराबर दे रखा है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू भी आपका दे रखा है स्मॉल क्यू, तो मैं इसे हटाकर स्मॉल क्यू लिख देता हूं। तो यहाँ पर के क्यू क्यू डिवाइड बाई 5a हो गया पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल हो जाएगा के क्यू बाई 3a इंटू क्या लिखेंगे क्यू के बराबर, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 3a माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 5a हो जाएगा। सो के क्यू स्क्वायर बाई a बाहर 1/3 माइनस 1/5 हो गया। सो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो वैल्यू बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई a डिवाइडेड बाई एलसीएम बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 5 माइनस 3, सो बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई a 2/15 के बराबर। सो यहाँ पर v इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो बचेगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई 15a और यहाँ पर एक m भी नीचे आ जाएगा और इसका अंडर रूट कर लेंगे हम लोग, सही है सर। तो इस तरीके से अगर इक्वेशन सॉल्व करोगे आप तो इस अंडर रूट 4 के क्यू स्क्वायर के को लिख दो अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ऐसा कहाँ पर मिल रहा है वैल्यू, तो अगर हम देखें यहाँ पर एक यहाँ पर a भी बचा हुआ रह जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर अंडर रूट 4 वाला इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा होगा और वो है a वाला। सो थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a tuning fork in non-frequency 256 Hz makes 5 beats per second with the vibrating string of a piano. The beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the piano string is slightly increased. The frequency of the piano string before increasing the tension was. तो देखिए सर, पहले वाला में है 256 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क का, तो 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और ये पियानो के साथ 5 बीट देता है। तो पियानो का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 5 बिट्स के लिए ये 251 हो सकता है या तो ये 261 हो सकता है ना। सो ये 251 हर्ट्ज हो सकता है या तो 261 हर्ट्ज हो सकता है। अब अगर केस 1 मान ले, केस 1 अगर 251 हर्ट्ज हुआ पियानो का, तो अब आपने पढ़ा है कि यहाँ पर टेंशन जो है वो बढ़ा जा रहा है, तो बढ़ाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग का आपने पढ़ा होगा v/2l, जहाँ पर v की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। तो अगर टेंशन बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ये हो सकता है 252 हो जाए, 253 हो जाए, 254 हो जाए, 255 ऐसा होता जाए। तो अगर ओरिजिनल वाले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कंपेयर करें तो चूंकि ये 251 से वैल्यू बढ़ रहा है पियानो का, तो यानी कि इस वाले और इस वाले में फ्रीक्वेंसी का गैप घटेगा, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने 261 मान रखा होगा, केस 2 अगर आपने 261 मान रखा होगा और अगर टेंशन बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा 262, 263 या तो बन जाएगा 264, ऐसा बनता जाएगा। तो मैं अगर देख रहा हूं कि 256 के साथ यहाँ पर जो गैप है ना, इसका गैप जो है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब यहाँ पर बीट इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर बीट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो सेकेंड कंडीशन है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो बीट्स फ्रीक्वेंसी था वो 5 बिट्स से 2 बिट्स पे पहुंच गया, मतलब डिक्रीज कर गया, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर हम 251 हर्ट्ज लेकर चलें तो इससे 251 हर्ट्ज होना चाहिए। अब लेकिन इस वाले फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली नहीं लिख रखा है उसने घुमा कर लिखा है, तो घुमा कर लिखा हो तो देखो थर्ड ऑप्शन में 251 आ जाएगा, इससे हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the current I in the inductance is varying with time according to the plot as shown in the figure. Which one of the graph is correct variation of voltage with time in the coil? सर, coil के अंदर हमने पढ़ा है कि voltage EMF induced is equal to minus L di by dt होता है, so it is equal to L into minus of di by dt कर देंगे, सही है सर। di by dt नथिंग बट स्लोप है, IOT का क्या है, स्लोप। इस वाले में स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इस वाले में स्लोप निगेटिव है और कांस्टेंट है।
तो जब स्लोप पॉजिटिव हो और माइनस साइन लगा दिया तो ईएफ कैसा होगा, निगेटिव रहेगा, और डी की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट, सही है ना। तो इस वाले हिसाब से यहाँ पर देखो कांस्टेंट वाला ईएमएफ यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। देन जब निगेटिव हो जाएगा डी तो माइनस साइन और लगाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है। तो ऐसा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है कंडीशन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव traveling through vacuum is described as E naught sin kx minus omega t and इतना which of the following question is not true। तो सर सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास E नॉट अपॉन बी नॉट की जो वैल्यू होता है v के बराबर होता है, एंड v क्या होता है, तो सर k इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई v, इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई k, तो हम लिख देंगे ओमेगा बाई k। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो E नॉट k इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, तो हमारे पास एल ऑप्शन सही आ रहा है। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो साफ को पता चला कि नॉट ट्रू पूछा है, ये तो ट्रू हो गया है ना। अब सेकेंड वाला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इसने ओमेगा को और के को इंटरचेंज किया है ना, देखो ई नॉट ओमेगा और बी नॉट के लिखा, तो ये तो गलत ऐसे ही हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखें ई नॉट बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा के, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, सही है सर। हमें पता है कि ई नॉट बाई बी नॉट की वैल्यू, ई नॉट बाई बी नॉट की वैल्यू होता है v, मतलब ई नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए बी नॉट भी के बराबर, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बी नॉट भी इंटू बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा के की वैल्यू ओमेगा बाई भी। तो देखिए सर कहीं से भी ओमेगा स्क्वायर भी, सॉरी बी नॉट स्क्वायर भी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई भी, ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है, ये दोनों बराबर है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो रहा होगा, ठीक है सर। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो देखो यहाँ पर 2 भी सही नहीं है, 3 भी सही नहीं है, इससे फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, a hollow cylinder has a charge q coulomb within it. If phi the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface, b the flux linked with the plane surface a in volts of voltmeter will be equal to, देखो यहाँ पर चार्ज एक आपने रखा q, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, और कुछ कर्व लाइन से निकलेगा। कर्व लाइन वाले से दे रखा है फ्लक्स की वैल्यू फाई है। नाउ अगर हम फाई टोटल की वैल्यू बात करें तो फाई टोटल विल बी इक्वल टू फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फाई थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस प्लस फाई थ्रू राइट फ्लैट सरफेस, है ना, ऐसा लिखेंगे। नाउ फाई टोटल की वैल्यू गॉस लॉ से पता है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके थ्रू दे रखा है फाई के बराबर। नाउ बाई सिमेट्री में बोल सकता हूं कि जितना इधर से फ्लक्स जाएगा उतना ही इधर से फ्लक्स जाएगा, तो मान लेता हूं इधर से फ्लक्स जाएगा फाई डैश, तो इधर से भी फ्लक्स कितना जाएगा, फाई डैश, तो मैं यहां पर फाई प्लस फाई डैश प्लस फाई डैश, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई प्लस 2 फाई डैश लिख देंगे। तो यहां पर फाई डैश की वैल्यू क्या आएगा, तो जहां देखोगे यहां पर तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इज इक्वल टू 2 फाई डैश, सो फाई डैश की वैल्यू कितना होगा, सोन बाई हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई के बराबर। और अगर ऐसा देखोगे तो ये ऑप्शन सेकंड वाला फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट, सॉरी पीछे होगा, ओम्स लॉ फेल्स इन, देखिए ओम्स लॉ जो है आपने पढ़ा होगा, एक ओमिक रेजिस्टेंस एंड दूसरा होता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर डायोड भी है, वो भी सेमीकंडक्टर है, जेनर डायोड वो भी सेमीकंडक्टर का पार्ट है, पीएन जंक्शन वो भी सेमीकंडक्टर का पार्ट है, तो कोई भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, ABCD PQ are points in a uniform electric field. The potential at these points are VA is equal to 2 वोल्ट, मतलब यहाँ पर दे रखा है 2 वोल्ट। नेक्स्ट दे रखा है P, B और D का सेम पोटेंशियल, मतलब A लाइन का सेम पोटेंशियल है, ठीक है सर।
एंड VC की वैल्यू है 8 वोल्ट, मतलब यहां पर दे रखा है 8 वोल्ट। ठीक है सर। सर इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगा ऐसा। अब किधर से किधर होगा वो भी देख लेते हैं। सर C का पोटेंशियल ज्यादा है, A का पोटेंशियल कम है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली C से A की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 8 से 2 की तरफ होगा, इसलिए ये वाला डायरेक्शन हो गया। ये वाला डायरेक्शन का नाम क्या है, CA बोलिए चाहे PA बोलिए। ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, निकालेंगे कैसे। तो आपने पढ़ा होगा कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, और यहां पर माइनस साइन लगा देंगे। ये जो E होता है अलोंग द लाइन जहां पर पोटेंशियल चेंज होता है उसकी तरफ वाला होता है। ठीक है सर। तो हम C से A की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम C से A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V, मतलब V 5 माइनस V नीचे करेंगे तो 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल्टा R A वाला पूरा लेना है सर, A वाला। तो A वाला कैसे पूरा निकालेंगे सर, वो जैसा देखो। अगर ये 0.2 मीटर दे रखा है एक वाला स्क्वायर, तो इसका मतलब हर एक का स्क्वायर 0.1 0.1 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितना होगा, तो सर ये अगर 0.2 है तो यहां से यहां भी 0.2 होगा। तो ये जो लेंथ हो जाएगा CA, तो CA इज इक्वल टू, अगर आप देखो ये और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। सो यहां पर वैल्यू जो बचेगा, यहां पर 2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर बचेगा, दैट इज नथिंग बट √2 टाइम्स ऑफ 0.2 के बराबर बचेगा। सो अब अगर वैल्यू पुट करें यहां पर E इज इक्वल टू माइनस, यहां हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई डेल्टा R की जो वैल्यू होगा √2 टाइम्स ऑफ 0.2 करेंगे, है ना। तो ये सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई √2, और 0.2 पर भेज दोगे तो 10/2 हो जाएगा। सो बचेगा +30/√2, 30/√2 इज नथिंग बट 15√2। सो 15√2 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और किसके लॉन्ग, CA के लॉन्ग। CA बोलो चाहे PA बोलो, ऐसा आप लोग सेकेंड ऑप्शन में सही आ रहा होगा। नेक्स्ट, a two-slit Young's experiment is done with a monochromatic light of wavelength 6000 angstrom. Slits are 2 mm apart, मतलब D की वैल्यू दे रखा है 2 mm, ओके। एंड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस 10 cm अवे फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब कैपिटल D की वैल्यू है 10 cm। अच्छा, दिस इज नथिंग बट 2 × 10⁻³ मीटर, एंड दिस 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, है ना। If a transparent plate of thickness 0.5 mm is placed in front of one of the slit, interference pattern shifts by 5 mm, then refractive index of transparent plate should be। देखिए जो शिफ्ट होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ-1 × T × D/D के बराबर होता है। ये हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। नाउ डेल्टा वाई की वैल्यू दे रखा है 5 मिलीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर, मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ लिख देंगे। अब सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं हम। सो डेल्टा वाई की वैल्यू है यहाँ पर 5 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू μ-1। नेक्स्ट, टी की जो वैल्यू है, थिकनेस जो दे रखा है, वो थिकनेस दे रखा है हमारे पास कि सर कितने थिकनेस का दिया हुआ है, वो वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है। सो टी इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, मतलब 0.5 × 10⁻³ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 × 10⁻³ इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू जो है वो 10 × 10⁻² होगा डिवाइडेड बाई, नीचे में स्मॉल डी की वैल्यू होगा 2 × 10⁻³ के बराबर। तो हमने ऐसा लिख दिया। अब ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचेगा। सो बचेगा 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू μ-1 × 0.5 × 5 × 10⁻²। अब इसको सबको सॉल्व कर देते हैं, तो उधर आ जाएगा, तो बचेगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई
नीचे 0.5 इंटू 10⁻² बचेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू -1। सो ये बच जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा अगर, तो आप देखोगे ये बचेगा 1/5 इज इक्वल टू म्यू -1। सो विच इज नथिंग बट 1/5 की वैल्यू होता है 0.2 इज इक्वल टू म्यू -1, मतलब म्यू इज इक्वल टू 1.2 के बराबर। और ऐसे में सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, in Young's experiment, when sodium light of wavelength 5893 angstrom is used, then 62 fringes are seen in the field of view. Instead of violet light, if violet light of wavelength 4348 angstrom is used, then the number of fringes that will be seen in the field of view is। तो देखिए, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब होता है तो यहाँ पर एक फील्ड ऑफ व्यू दे रखा है, मतलब जितने दूर में आप पैटर्न देखते हो वो फील्ड ऑफ व्यू है। तो ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है सर। मान लेता हूँ ये टोटल लेंथ की वैल्यू y है। इस पूरे y में कितने फ्रिंज विड्थ एडजस्ट होते हैं पहले वाले का, तो ऐसे से फ्रिंज विड्थ 62 नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ एडजस्ट हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे सर 62 इंटू λ1 d/d शुड बी इक्वल टू y के बराबर, पहला ऑप्शन। दूसरे वाले में लिखा हुआ है 4348 एंगस्ट्रॉम का होगा, मतलब मैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस मान लेता हूँ n होगा, तो n इंटू λ2 d/d शुड बी इक्वल टू y के बराबर होना चाहिए। ये सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, है ना, इसका जितना एडजस्ट हो पाएगा। तो अगर मैं दोनों को वैल्यू देखूं तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो 62 इंटू λ1 d/d शुड बी इक्वल टू n इंटू λ2 d/d, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 62 इंटू λ1 होगा 5893 एंगस्ट्रॉम है, दैट इज इक्वल टू n इंटू λ2 4348 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम यहाँ भी, एंगस्ट्रॉम यहाँ भी, तो ये खत्म हो जाएगा। 5893 डिवाइडेड बाई 4348 दैट शुड बी इक्वल टू n। इसको अगर सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगा वो 884 के बराबर आ जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, a hydrogen like atom of atomic number Z is in excited state of quantum number 2n, ध्यान देना इस पर। It can emit a maximum energy of photon 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने पढ़ा होगा किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो तो अगर मैक्सिमम एनर्जी इमिट करना है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे एनर्जी बिटवीन 2n स्टेट और ग्राउंड स्टेट, मतलब E1, उसकी वैल्यू दे रखा है 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2n की वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 13.6, है ना, 13.6 जेड स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूं मैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा ई की वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो डेल्टा ई की वैल्यू होता है 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2n का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो विच इज नथिंग बट 13.6 जेड स्क्वायर 1/1/4n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है सर। सो ये हमारे पास पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कौन है, इफ इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n अ फोटोन ऑफ एनर्जी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिटेड, तो n की वैल्यू निकालना है। तो अब E2n और En का जो डिफरेंस दे रखा है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो अगेन यहाँ पर डेल्टा ई डैश इज इक्वल टू 40.8, यहाँ भी लिखेंगे 13.6 जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/2n का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 40.8 हो जाएगा। सो ये वैल्यू अगर लिखेंगे हम लोग तो 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 40.8 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, एलसीएम ले लें आप 4n स्क्वायर, बचेगा यहाँ से 4 - 1, दैट इज इक्वल टू 40.8, विच इज नथिंग बट
13.6z स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14.8 के बराबर। एक काम करते हैं हम लोग पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड अगर करोगे तो 13.6z स्क्वायर बचेगा 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई बचेगा 13.6z स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3/4n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40.8 बचेगा। ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 40.8 हो जाएगा। ये ना 5 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो n की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा। सो ऐसा हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, the impedance of RC circuit is Z1 for frequency AF and Z2 for frequency 2F, then Z1 upon Z2 is। सर इसको कैसे करेंगे? तो सर RC सर्किट का अगर Z लिखें तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक C का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। और अगर इसको लिखेंगे तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/2πfc का होल स्क्वायर होगा। सही है सर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 है ना, तो इसको लिखोगे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/2πfc इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/2πf1 हो जाएगा 2πf2c का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे हम लोग। अब चूंकि अंडर रूट में तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर अगर कर दें तो वैल्यू आएगा Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर है ना, दैट शुड बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 ये 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू C स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 2f कर दिया गया है तो एक तो आएगा 4π स्क्वायर और 2f का स्क्वायर करें तो 4f स्क्वायर हो जाएगा इंटू C स्क्वायर। अब जरा कंपेयर करें तो R स्क्वायर है, यहाँ पर वैल्यू 4 से डिवाइड है, यहाँ पर 4 इंटू 4 16 से डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली ए वाला जो वैल्यू है वो 1 से क्या आएगा सर, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा बट 2 भी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। सो Z1 अपॉन Z2 जो होगा वो अगेन अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगा, और ये अंदर में वैल्यू 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, तो इसका जो अंडर रूट करोगे बिटवीन 1 एंड 2 है, चूंकि वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2, तो वैल्यू जो फाइनल भी आने वाला है वो बिटवीन 1 एंड 2 आने वाला होगा, 1 एंड 2 आने वाला होगा। सो बिटवीन 1 एंड 2 का ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही है। Next, a plane mirror is placed at origin parallel to y-axis facing positive x-axis। ठीक है सर। एंड ऑब्जेक्ट का स्टार्ट फ्रॉम 2 काउंट 2, तो पहले तो मैं y-axis में बनाता हूं प्लेन मिरर, और यहां पर हमारे लिए x-axis है। एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर लोकेटेड है 2,0,0 पर, और चल किधर रहा है वो मिरर, तो 2i कैप प्लस 2j कैप की तरफ चल रहा है, तो ये चल रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप की तरफ चल रहा है। तो आपको देखने में लगेगा कि सर इसके पास एक ना पैरेलल टू द मिरर वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू है 2j कैप, और एक है भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज की वैल्यू 2i कैप है। अगेन यहां पर भी देखोगे तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज भी होगा, पैरेलल कंपोनेंट सेम होगा, तो कौन सा 2j कैप, और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन जस्ट इसका क्या होता है अपोजिट होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा -2i कैप हो जाएगा। सही है सर।
अब अगर आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऐसा निकालना है, तो आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो y कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, है ना, y कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन सा? तो ये बचेगा इधर, जब सॉल्व करो तो लिखोगे -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस यहाँ लिखोगे 2i कैप प्लस 2j कैप। तो देखो j कैप खत्म हो गया तो बचेगा -4i कैप। -4 मतलब आ रहा है कि निगेटिव एक्स एक्सिस में नजर आ रहा होगा, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्वेटोरियल प्रिज्म है ना। इक्वेटोरियल प्रिज्म का मतलब एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3। देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज, सर मुझे ए और म्यू नजर आ रहा है और मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, तो ऐसे में रिलेट करने वाला फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2 होता है ना। अब मैं सारा कुछ वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां बचेगा √3 इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस डेल मिनिमम मुझे नहीं मालूम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, है ना सर। सो दैट इज इक्वल टू √3 और बचेगा साइन 30 डिग्री प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होगा हाफ के बराबर, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो लिखेंगे √3 इंटू साइन 30 नथिंग बट हाफ, दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 के बराबर। सर √3/2 तब होगा जब यहां पर लिख देंगे साइन 60 डिग्री, है कि नहीं सर, तब √3/2 आ जाएगा और इधर भी हो जाएगा साइन 30 प्लस डेल एम बाई 2, यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2, तो हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू डेल एम बाई 2। सो डेल एम की वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, a convex lens of focal length f is placed somewhere in between the object and the screen। तो हम डायग्राम पहले बनाते हैं, एक स्क्रीन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास लेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज x, तो ये हमारे x दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस अगर u लिखेंगे, याद रखना u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है v, तो हम बोलेंगे कि सर u का लेंथ प्लस v का लेंथ, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा सर, x के बराबर हो जाएगा। पहला इक्वेशन, लेंथ बोल रहा हूं मैं ऐसा मोड वाला, ठीक है सर। नेक्स्ट है, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज m, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। सर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज जो बनता है वो भी रियल बनता है लेकिन इन्वर्टेड बनता है, तो m की वैल्यू यहाँ पर -m लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो हम लिखेंगे क्या, m इज इक्वल टू v बाई यू होता है। अब ध्यान सुनो, m की वैल्यू निगेटिव लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रियल इमेज है, एंड u चूंकि ऑब्जेक्ट किधर होगा इससे यहाँ पर -u हो जाएगा, तो v की वैल्यू बचेगा mu के बराबर, ठीक है सर। अब अगर यहाँ पर देखो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है सर। सो u प्लस v इज इक्वल टू x हो गया एंड v की वैल्यू हो जाएगा mu के बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो u प्लस mu इज इक्वल टू x के बराबर। सो u बाहर निकालो तो 1 प्लस m इज इक्वल टू x, तो u इज इक्वल टू हो गया x अपॉन 1 प्लस m के बराबर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमें निकालना है कि सर f की वैल्यू क्या होगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v है पॉजिटिव साइड में इसलिए प्लस भी लिखेंगे और u की जो वैल्यू है वो निगेटिव है तो माइनस लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस। सो 1/v का जो लेंथ आया था mu के बराबर आया था, प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f के बराबर। सो यहाँ एलसीएम लिख देंगे mu और ये बचेगा 1 प्लस m इज इक्वल टू 1/f, इसलिए f की जो वैल्यू हो जाएगा mu डिवाइडेड बाई 1 प्लस m के बराबर आ जाएगा। तो m अपॉन 1 प्लस m, u की वैल्यू कितना आया हुआ है, तो x अपॉन 1 प्लस m आया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा mx डिवाइडेड बाई
1 प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन पहला वाला सही है। नेक्स्ट, फॉर द सोलेनॉइड शो इन द फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखिए सर, ये फाइनाइट सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन। तो थीटा वन ए वाला लेते हैं, ए वाला, माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, और थीटा टू लेते हैं ए वाला, ए वाला थीटा टू है। तो अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन, तो कॉस हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस कॉस वन, ये थीटा टू की वैल्यू कितना है 120 डिग्री हो जाएगा। So this imply b is equal to mu naught n I by 2 cos 30 की वैल्यू हो जाएगा √3/2 माइनस cos 120 हो जाएगा -हाफ। तो यहाँ पे लिखेंगे b is equal to, so b is equal to mu naught n I by 2 √3/2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1/2। तो वैल्यू बचेगा b का mu naught n I by, देखिए 2 बाहर ले लो, तो 2 पहले से है, एक और 2 आ जाए तो 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा √3 + 1। तो इसके साथ अगर मैच करें तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है। नेक्स्ट, फॉर द LCR सर्किट shown here, the current is observed to lead the applied voltage. An additional capacitor C when joined with the capacitor C present in the circuit makes the power factor of the circuit unity. The capacitor C must have been connected in. सर देखिए, अभी जो हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो है अप्लाइड वोल्टेज से करंट जो है वो लीड कर रहा होगा। ठीक है सर, समझ में आया? तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि सर इसका मतलब यहाँ पर जो सर्किट है वो बिल्कुल अभी कैपेसिटिव सर्किट है। तो कैपेसिटिव सर्किट अगर होगा तो Z की जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम लोग कि सर Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा। ठीक है सर। अब अगर आपको यूनिटी बनाना है, यूनिटी बनाना तो XL माइनस XC की वैल्यू 0 करना पड़ेगा, है ना। तो हेंस फॉर यूनिटी पावर फैक्टर XL मस्ट बी इक्वल टू XC हो जाएगा। सो XL मस्ट बी इक्वल टू XC लिखेंगे तो XL का फॉर्मूला होगा ओमेगा L और XC का फॉर्मूला होगा ओमेगा C। अब चूंकि बाद में हुआ है यूनिटी तो इसलिए मैं C' मान लेता हूं। सो C' की जो वैल्यू है 1/ω² L होगा। अब मैं साफ साफ देख रहा हूं कि सर अगर C की वैल्यू पहले से, तो सर यहां पर करंट लीड कर रहा था, इसका मतलब यहां पर कैपेसिटिव सर्किट था। कैपेसिटिव सर्किट का मतलब XC इज ग्रेटर देन XL था। XC का वैल्यू मतलब 1/ω/C इज ग्रेटर देन 1/ω/L था। अब अगर आपको XC को घटाना है तो C की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए C के साथ आपको पैरेलल में एक और C ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगा। तो C' की वैल्यू मैं लिख सकता हूं C प्लस एक नया नाम लेता हूं C2 लिख देता हूं। तो C प्लस C2 इज इक्वल टू 1/ω² L। C2 की वैल्यू हो जाएगा 1/ω² माइनस C। एलसीएम ले लीजिए, ω² L 1 माइनस ω² LC के बराबर। तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगा। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो 1 माइनस ω² LC डिवाइडेड बाई ω² L, ऐसे में पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। तो देखो ऐसा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट, a body of mass 2 kg slides down a curved track which is quadrant of a circle of radius 1 meter. All the surfaces are frictionless. If the body starts from rest, its speed at the bottom of the track is. ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है सर। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता है कि यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मस्ट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो अगर ऐसा करेंगे
तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और पोटेंशियल इनिशियल की जो वैल्यू है यहाँ के कंपैरिजन में h हाइट पर है, तो हम लिख देंगे mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक इनिशियल की वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की जो वैल्यू होगा वो लिख देंगे 0 के बराबर, क्योंकि नीचे आ गया होगा। प्लस काइनेटिक फाइनल की वैल्यू कितना लिखेंगे, तो काइनेटिक फाइनल की वैल्यू हो जाएगा हाफ mv² के बराबर। ठीक है सर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। एम से एम कैंसिल, तो बचेगा 2gh इज इक्वल टू v², हेंस √2gh इज इक्वल टू v के बराबर। और अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे v इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ना सब फ्रैक्शन दे रखा है, तो एग्जैक्ट में वैल्यू लिख देता हूँ 2 इंटू 9.8 इंटू h की वैल्यू भी 1 है, दैट इज इक्वल टू v। दिस इज नथिंग बट √ऑफ 19.6 होगा। तो 19.6 मतलब 16 से ज़्यादा है, और अगर ऐसा ऑप्शन मैच करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट, a current carrying circular loop of radius r is placed in uniform magnetic field B naught Tesla in xy plane as shown in the figure. The loop carries a current I is equal to 1 ampere in direction shown. The torque acting on the loop is, तो देखिए सर ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ऐसा करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा अगर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m का वो वैल्यू हो जाएगा I इनटू एरिया, एरिया हो जाएगा πr²। ठीक है सर, ये हमारे पास करंट हो गया, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और किधर होगा सर, तो ये करंट इनटू एरिया करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसको ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो इसलिए अंदर की ओर होगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर माइनस ऑफ के कैप में होगा। ठीक है सर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखें, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक वैल्यू दे रखा है बी नॉट, तो बी नॉट कॉस 45 आई कैप प्लस बी नॉट साइन 45 जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है सर। नाउ अगर हम यहाँ पर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, चूंकि सारा वेक्टर क्वांटिटी में दे रखा है इसलिए वेक्टरली निकालेंगे। सो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, सो आई इंटू πr², ठीक है सर, इंटू माइनस के कैप मल्टीप्लाइड बाई, यहां बचेगा बी नॉट कॉस 45 आई कैप प्लस बी नॉट साइन 45 जे कैप। सही है। सो यहां पर टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू होगा आई इंटू πr² बाहर, और बी नॉट कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो चुपचाप अपना बी नॉट बाई√2 बाहर ही निकाल देते हैं। बचेगा क्या, माइनस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप, है ना। सो यहाँ पर वैल्यू बचेगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आई बी नॉट πr² बाई√2। अच्छा, के क्रॉस आई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आई जे और के, तो आपको के क्रॉस आई की वैल्यू हो जाता है जे कैप, तो यहाँ पर माइनस के क्रॉस आई करो तो हो जाएगा माइनस जे कैप। सही है सर। प्लस के क्रॉस जे होता है यहाँ पर माइनस आई कैप, और चूंकि उसके आगे माइनस लगा हो तो ये प्लस आई कैप हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा आई कैप माइनस जे कैप वाला, और वहाँ पर πr² बाई√2 हो जाएगा। तो मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखा है। नेक्स्ट, the magnetic force acting on a charged particle of charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction, मतलब B वेक्टर इज इक्वल टू है 2 j कैप। ठीक है सर। when the particle has velocity 2 i कैप प्लस 3 j कैप, मतलब V वेक्टर इज इक्वल टू है 2 i कैप प्लस 3 j कैप इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है सर। अब हमारे पास जो फोर्स वेक्टर होता है वो होता है Q V क्रॉस B के बराबर। सो यहाँ पर
एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितना है, सो -2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 इंटू -6 लिखेंगे, इंटू वी वेक्टर की वैल्यू कितना है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻⁻6 क्रॉस, है ना, क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू है 2j कैप, ऐसा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10⁻6 10⁻6 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, तो -2 बाहर निकल गया, बचेगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ क्रॉस कर देंगे 2j कैप के साथ, ठीक है सर। तो 2i कैप 2j कैप करोगे तो -2 इंटू 4 i कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो 4k कैप हो जाएगा, और j कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो बचेगा -8k कैप के बराबर। तो एफ वेक्टर इक्वल टू -8k कैप, मतलब 8 न्यूटन लगेगा निगेटिव जेड डायरेक्शन में। सो 8 न्यूटन निगेटिव जेड डायरेक्शन लगाएंगे तो 40 का हम लोग का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट द आउटपुट ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। तो बड़ा आसान लग रहा है सर, देखिए 1 1 है, यहाँ पर नैंड गेट है तो 1 इंटू 1 1, और इससे एक और लगा हुआ तो इसलिए 0 आ जाएगा, है ना। फिर इसका नॉट करेगा 1 1 और 0, ये और गेट है तो 1 प्लस 0, मतलब ये 1 के बराबर दे देगा, ठीक है सर। यहाँ देखते हैं 0 का कर देगा 1 1 का कर देगा 0, अगेन ये नैंड गेट है तो 1 इंटू 0 0 होता है चूंकि, लेकिन नैंड गेट है तो ये वैल्यू दे देगा 1, यहाँ 0 का 1 1 का 0, चूंकि एंड गेट है तो ये वैल्यू देगा 0, तो 1 1 0 ये वैल्यू थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट, an infinite ladder network is arranged with resistance R and 2R as shown. The effective resistance between terminals A and B is। तो सर देखिए अगर हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास बेसिक एलिमेंट दिख रहा है ना, और यही बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता कि मान लेता हूं इन सब का जो आर इक्विवेलेंट के बराबर आंसर आता, अब इसमें एक यूनिट लगे चाहे नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब इसको हटा दूं तो भी वैल्यू कितना रहने वाला है, आर इक्विवेलेंट, इसको लगा भी दूं तो भी वैल्यू कितना होने वाला है, आर इक्विवेलेंट। तो अब देखो मैं इसको हटा देता हूं, तो हटाने के बाद बचेगा कितना, इतना 2r, और इधर बचेगा 2r, और ये डॉट 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 ऐसा जाएगा। इन सब का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा सर, सही है सर। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, उसके साथ एक और लगा हुआ है आर एंड ए वाला वैल्यू। तो सर अगर मैं इसको वापस लगा दूं तो भी कितना रहेगा सर, आर इक्विवेलेंट। तो एक काम करते हैं, इन सब की वैल्यू लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, और उसके साथ एक और ए भी लगा हुआ है। तो जरा देखो इसको लिख सकते हो कि सर इसको वापस अगर लगा दोगे तो आर और 2r, ठीक है ना सर, ये r और 2r है, और यहां पर एक और लगा दें तो भी वैल्यू कितना रहेगा सर, आर इक्विवेलेंट ही था, और इस यूनिट को लगातार लगाने के बाद भी वैल्यू कितना रहेगा, आर इक्विवेलेंट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल, तो r प्लस 2r इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट के बराबर। एलसीएम ले लेते हैं तो 2r प्लस आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस 2r इंटू आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट के बराबर। सो वैल्यू लिख दिया गया यहाँ पर 2r स्क्वायर प्लस r इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस 2r इंटू आर इक्विवेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दो तो बट वैल्यू बचेगा 2r इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई, उसको उधर भेज दो तो 0 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस 2r स्क्वायर, ये बचेगा। तो हेंस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो बचेगा माइनस बी, मतलब प्लस आर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है माइनस 2r स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2a कर देंगे तो वैल्यू बचेगा r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू बचेगा r प्लस 3r बाई 2 प्लस माइनस,
रेजिस्टेंस निगेटिव हो नहीं सकता तो माइनस साइन लेंगे नहीं, तो हम लोग को प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आर इक्वलेंट की वैल्यू हो सकता है आर प्लस 3r/2 दैट इज इक्वल टू 2r के बराबर, और ऐसे में ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। नेक्स्ट, a capacitor of capacity C1 is charged to the potential of V0. On disconnecting with the battery, it is connected with a capacitor of capacity C2 as shown in the figure. The ratio of energy before and after the connection of switch AC. सर देखिए, पहले अगर स्टार्टिंग खाली C1 था तो एनर्जी उसके अंदर होगा E1 इज इक्वल टू हाफ C1 V0 स्क्वायर, और जो चार्ज होगा वो Q की वैल्यू हो जाएगा C1 इंटू V0 के बराबर। जब अगर ऐसा कनेक्शन करते हैं दो कैपेसिटर का ऐसे, तो सर जो चार्ज होता है Q वही यहां पर बट जाता है दो भाग में, एक C1 होगा दूसरा C2 होगा। इसको आप Q टोटल मान सकते हो, सच दैट हम यहां पर इक्वेशन लिखते हैं कि Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू होगा वो Q टोटल के बराबर होगा, एंड Q1 बाई C1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q2 बाई C2 होना चाहिए। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं अगर कहीं पर भी, तो ये इस वाले पॉइंट पर रखो Q2 बाई C2 इंटू C1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q टोटल। जो फॉर्मूला बताने वाला उसको याद रखना, डायरेक्टली कभी कभी काम आता है। तो यहां लिख दूंगा मैं Q2 C1 प्लस Q2 C2 दैट इज इक्वल टू Q टोटल डिवाइडेड बाई यहां पर होगा C2। तो अगर आप निकालो तो Q2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो Q टोटल इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होगा। सेम वे Q1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप लोग, Q टोटल इंटू C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होगा। ठीक है सर। अब आपसे पास निकालना कि एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में ये है, फाइनल एनर्जी कितना लिखेंगे सर, तो यू फाइनल लिखोगे हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2 प्लस हाफ Q1 स्क्वायर बाई C1, ऐसा लिख सकते हो। अब जो दोनों को वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा है ना, यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल निकालना है हमें, तो 43 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है सर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय लाइट ऑफ वैल्यू लैम्डा इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल और वर्क फंक्शन फाई इज। तो सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा hc बाई लैम्डा माइनस फाई के बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम भी मैक्सिमम का स्क्वायर लिखेंगे, तो hc बाई लैम्डा माइनस फाई। सो हम यहाँ पर लिखेंगे v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एम, और यहाँ लिखेंगे hc बाई लैम्डा माइनस फाइव के बराबर। सही है सर। सो v मैक्सिमम की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा v मैक्स इज इक्वल टू 2 बाई एम hc बाई लैम्डा माइनस फाइव, और इसका पावर 1/2। अगर चाहो तो आप m ना यहाँ पर लैम्डा एक एलसीएम भी ले सकते हो, तो इसके साथ कंपेयर करोगे अगर आप, तो आप देखोगे कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही सही आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, द करेंट पासिंग थ्रू आइडियल डायोड डी इज। तो आइडियल डायोड है अगर, तो आपको पता है कि आइडियल डायोड में रेजिस्टेंस लेस होता है, तो ये ना करंट यहाँ से घूमकर ऐसे चला जाएगा, यहाँ से जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसे 10 ओम, और फिर नीचे की ओर बन जाएगा यहाँ पर 15 ओम, और यहाँ पर बचेगा 5 वोल्ट। तो जो करंट जा रहा है इसके थ्रू आई विल बी इक्वल टू 5 अपॉन, इन दोनों का एडिशन सीरीज में हो जाए तो 25 ओम, मतलब 1/5 एम्पियर बचेगा। 1/5 एम्पियर इज नथिंग बट 0.2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन सही आ रहा होगा। ओके, सो थैंक यू। आई होप आपका सारा जो क्वेश्चन है वो कवर्ड हो चुका होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।